हेलो स्टूडेंट्स। पिछले वाले लेक्चर में हमने सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन को पढ़ा था। उसके लिए हमने तुल्य ईएमएफ, तुल्य आंतरिक प्रतिरोध एवं प्रवाहित धारा के लिए व्यंजक व्युत्पन्न किए थे। अब हमारे पास सेलों का एक और संयोजन है जिसे हम सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो अगले वाला टाइटल लिखिएगा, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन, ये दूसरे नंबर का जो है वो संयोजन है। तो कैसे परिभाषित करेंगे इस संयोजन को? दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता समान हो। कोमा सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। तो ये तो हुई यहां पर बात कि सेलों का समांतर क्रम संयोजन क्या है। तो क्या परिभाषा बनती है देखिए इसकी, कि दो या दो से अधिक सेलों का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक सेल के सिरों पर टर्मिनल वोल्टता समान हो, सेलों का समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। लेकिन पहले वाले संयोजन की तरह यहां भी हमें तीन चीजें निकालनी है कि एक तो संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल क्या है, एक संयोजन का तुल्य आंतरिक प्रतिरोध क्या है, और एक जो है प्रवाहित धारा क्या है। तो फिर यहां हम परिपथ बनाते हैं जो है तुल्य निकालने के लिए। तो ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम जो है, मैं इसको मिटा रहा हूं यहां से। तो किस तरीके से हम जो है तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध निकालेंगे। तो हमारे पास मान लीजिए कि दो सेल हैं। ये पहला सेल जिसका विद्युत वाहक बल E1 और ये उसका आंतरिक प्रतिरोध E1 विद्युत वाहक बल है, R1 आंतरिक प्रतिरोध है। ये दूसरे वाला सेल है जिसका विद्युत वाहक बल E2 और आंतरिक प्रतिरोध R2 है। दोनों को हमने एक बाह्य प्रतिरोध के साथ, ये कोई बाह्य प्रतिरोध है, इसके साथ ये समांतर क्रम में संयोजित कर दिया है। ठीक। अब यहां देखेंगे कि ये टर्मिनल ए है और ये टर्मिनल बी है। यदि हम ए और बी के बीच में यदि हम वोल्टमीटर लगाएं तो हम ये कहेंगे, या विभवांतर की बात करें तो वो दोनों सेलों के लिए कॉमन आएगा, समान आएगा। तो अब यहां हम पहले वाले सेल से जाने वाली धारा को I1 लेते हैं और दूसरे वाली सेल से जाने वाली धारा को हम I2 लेते हैं, लेकिन ये कुल धारा I हो जाती है। तो यहां ये I पहुंचती है, अगेन ये धारा I, इसमें फिर I1 और इसमें फिर I2 धारा बहती है। लेकिन हम इन दोनों का मुकाबला करने वाला एक ही कोई सेल ले लें। तो ले लेते हैं हम एक ही सेल जिसका विद्युत वाहक बल तुल्य EEQ है, जिसका तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REQ है
और इसे हम इसी बाह्य प्रतिरोध कैपिटल आर से जोड़ते हैं। ठीक है, ये प्लस ये माइनस, ये धारा आई यहां जा रही है, ये धारा आई यहां भी जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर हम ये ई क्यू कितना होगा, ये आर ई क्यू कितना होगा और ये धारा आई कितनी होगी, ये हमें निकालना है। तो ये तुल्य संयोजन का तुल्य परिपथ, संयोजन का तुल्य परिपथ, और ये हमारे पास में है सेलों का समांतर क्रम संयोजन, सेलों का समांतर क्रम संयोजन। लिया। तो फिर यहां हम देखते हैं चित्र में दो सेल, चित्र में दो सेल जिनके विद्युत वाहक बल E1 एवं E2 व आंतरिक प्रतिरोध क्रम से R1 R2 है। एक बाह्य प्रतिरोध R के साथ प्रतिरोध कैपिटल R के साथ समांतर क्रम में संयोजित है। समांतर क्रम में संयोजित है। फुल स्टॉप। एवं प्रवाहित धारा आई है। तो फिर यहां हम लिखें कि परिपथ में प्रवाहित धारा हमारे पास में आई है, लेकिन ये आई जो है ये इन दोनों का जोड़ है, किसका, I1 और I2 का। लेकिन धारा I बराबर विद्युत धारा I बराबर I1 प्लस I2, ये बात नंबर 1 दिखा भी दें। यहां I1 प्रथम सेल से सेल E1 से प्रवाहित धारा और I2 सेल E2 से प्रवाहित धारा, दोनों का जोड़ है ये। तो अब हम यहां पर एक काम करते हैं कि प्रथम सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता क्या होगी वो लिखते हैं। ठीक है, तो प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल या सेल E1 के लिए टर्मिनल वोल्टता क्या है, V। इस A और B के बीच टर्मिनल वोल्टता हम V ले रहे हैं। तो फिर V इक्वल E1 माइनस I1 R1, दिस इज, ये हमारे पास में E1 माइनस I1 R1, ये रिलेशन हमने लिया था। ठीक है, लेकिन मैं यहां से यदि I1 की मान निकालो तो मैं ऐसे लिखता हूं I1 R1 इक्वल E1 माइनस V, और I1 इक्वल E1 माइनस V अपॉन में R1। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। हमें यहां क्या करना है, यहां करंट I1 की वैल्यू निकाल लेनी है, फिर I2 की निकाल लेनी है, जिससे कि I की वैल्यू हमारे पास आ जाए। तो अब सेल E2 की के लिए टर्मिनल वोल्टता, सेल E2 के लिए टर्मिनल वोल्टता
E2 माइनस I2R2 और I2 इक्वल आ गया I2R2 इक्वल, इसी तरीके से हम I2 निकाल लेंगे जैसे यहां निकाला है। तो I2 इक्वल कितना आ जाएगा E2 माइनस V अपॉन R2 और दिस इज इक्वेशन थर्ड, ये तीसरी इक्वेशन हो जाएगी। देखेंगे ना किस किस की मान निकाली गई, I1 की निकाली गई और I2 की निकाली गई। जैसे हमने समीकरण 2 में I1 की वैल्यू निकाली थी, उसी तरीके से हम समीकरण 3 में I2 की वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। अब ये दोनों मान उठा करके समीकरण 1 में रख दिए जाएं, तो 1 व 2 से क्या आएगा देखते हैं। तो फिर 1 व 2 से I बराबर I1 प्लस I2 है, तो 1 व 2 से क्या रिजल्ट लिखा जाए, I इक्वल E1 माइनस वी अपोन में R1 प्लस E2 माइनस वी अपोन में R2। ये हमने मान रख दिया किस किस का, I1 का और I2 का। अब यहां से हम जो है वो V की वैल्यू निकालते हैं, टर्मिनल वोल्टता V कितनी आई, तो कैसे निकलेगा, I इक्वल E1 अपोन में R1 माइनस V अपोन में R1 प्लस E2 अपोन में R2 माइनस V अपोन में R2 और I इक्वल E1 अपोन में R1 प्लस E2 अपोन में R2 माइनस V आ गया कॉमन 1 बटे में R1 और ये प्लस 1 बटे में R2। ठीक है, हमने इन दोनों को पास पास लिख लिया, इसमें V कॉमन ले लिया तो यहाँ 1 अपोन R1 रह गया, यहाँ 1 अपोन R2 रह गया। तो I इक्वल यहाँ एलसीएम ले लें R1 R2, तो R1 R2 एलसीएम लें तो ये हमारे पास में आ जाएगा E1 R2 प्लस E2 R1 माइनस V, यहाँ भी R1 R2 एलसीएम आ गया, यहां भी आ जाएगा R2 प्लस R1 या R1 प्लस R2। ठीक है, हमें V की वैल्यू निकालनी है तो इस वैल्यू को हम इधर शिफ्ट कर लें। तो यहां तक आपने नोट कर लिया होगा कि मैं इसको रिमूव कर रहा हूं, तो क्या है देखिए आगे हमें निकालनी है टर्मिनल वोल्टता V की वैल्यू। तो V की वैल्यू कितनी आएगी, इसके लिए यहां से हम इसको इधर शिफ्ट कर लें तो ये आ जाएगी इक्वेशन V इंटू में R1 प्लस R2 अपोन में R1 R2 इधर आ गया और इक्वल हो गया कितना E1 R2 प्लस ये एज इट इज ऐसा कैसा E1 R2 प्लस E2 R1, ठीक, अपोन में R1 R2 और इन माइनस में कितना I इधर चला गया। अब V की वैल्यू निकालनी है तो हम इसके ठीक उल्टा R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 से दोनों पक्षों को गुणा कर दें तो यहां खाली V बच जाएगा। तो फिर यहां हम लिख सकते हैं V इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 अपोन में R1 R2, तो फिर गुणा करूंगा ठीक इसके उल्टे से, तो R1 R2 अपोन में R1 प्लस R2, यहां आपके पास माइनस I इंटू में कितना हो गया R1 R2 अपोन में R1 प्लस R2, बोथ साइड R1 R2 इंटू R1 R2 बटे में R1 प्लस R2 से गुणा कर दिया। दोनों पक्षों को देखिए R1 R2 और R1 प्लस R2, ये रहा यहाँ ये रहा, यहाँ ये कैंसिल हो गया, हम ऐसे लिख सकते हैं ये R1 R2 क्या हो गया कैंसिल, तो V इक्वल रह गया E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 माइनस I और R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। ठीक है, ये आपके पास में जो है वो इक्वेशन आ गई 4।
फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक, अब क्या किया जाए, यहां जो है 1 2 व 3 से थी, I1 की वैल्यू रखी थी हमने, तो 1 2 व 3 से, तो 1 2 3 से हमारे पास में ये वैल्यू आई थी। 1 2 व 3 से जो है ये वैल्यू हम इस तरीके से लिख सकते हैं। अब v इक्वल यहां तक पहुंच गए, इक्वेशन 4 तक, यहां तक आप नोट कर लिया है, तो मैं इसको यहां से रिमूव करता हूं, तो अगले वाली बात यहां मैं लिखता हूं। देखिए क्या है, नेक्स्ट है, यदि सेलों के समांतर क्रम संयोजन का तुल्य विद्युत वाहक बल EEQ एवं तुल्य आंतरिक प्रतिरोध REQ हो, तब इस सेल के लिए टर्मिनल वोल्टता हम लिखना चाहें A और B के बीच, तब टर्मिनल वोल्टता कैसे लिख सकते हैं, V इक्वल जनरल फार्मूला E माइनस आई आर, तो EEQ माइनस IREQ, ये इक्वेशन नंबर हो गई 5। लेकिन अब 4 एंड 5 की कंपैरिजन करें, यहां भी आपके पास V है, ये V रहा, तो यहां EEQ की जगह कौन है, ये EEQ की जगह ये वैल्यू है, यहां I की जगह ये I रहा, माइनस की जगह माइनस रहा, तो फिर REQ की जगह कौन है, तो ये वाली टर्म R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 है। तो फिर मैं यहां लिख सकता हूं समीकरण 4 व 5 की तुलना से, समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर क्या आएगा, EEQ की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन में R1 प्लस R2, ये नंबर 6। तो EEQ किसके इक्वल है, इसके, तो फिर REQ, तो REQ इक्वल R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2, ये हमारे पास में इक्वेशन हो गई 7। इसका मतलब हम तुल्य विद्युत वाहक बल और तुल्य आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर चुके हैं। अब हमें चाहिए प्रवाहित धारा, तो प्रवाहित धारा के लिए मैं इसको आगे रिमूव कर रहा हूं, आप इक्वेशन टू इक्वेशन उतारते जाइए, जैसे 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, तो मैं यहां से इसको रिमूव कर देता हूं। अब प्रवाहित धारा, तो फिर हम यहां लिख सकते हैं परिपथ में प्रवाहित धारा I, परिपथ में प्रवाहित धारा I इक्वल वही ओम के नियम से विभवांतर या विद्युत वाहक बल EEQ और अपोन में कुल प्रतिरोध, तो R प्लस REQ, ये बात नंबर हो गई हमारे पास में 8। और EEQ के मान और REQ के मान इस दोनों समीकरण में तो इसमें उठा करके रख दें, तो ये I का मान आ जाएगा, क्योंकि हमें नॉन क्या है, E1 R1 E2 R2, यही तो नॉन है, सिस्टम तो ये दिया गया है, ये कैपिटल R नॉन है, बाकी तो EEQ और REQ तो फाइंड आउट करनी थी, I निकालनी थी।
अब मैं यहां से ये 6 और 7 की वैल्यू इसमें पुट कर दूं तो 6, 7 एंड 8 का उपयोग करें तो I इक्वल EEQ की वैल्यू E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R1 प्लस R2 अपॉन R प्लस R1 R2 अपॉन में R1 प्लस R2। लेकिन यदि हम यहां एलसीएम ले लें तो ये I की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है I इक्वल E1 R2 प्लस E2 R1 अपॉन R इंटू में R1 प्लस R2 प्लस R1 R2। ये हमारे पास में I का फॉर्मूला आ गया क्योंकि ये R1 प्लस R2 एलसीएम से कैंसिल हो जाएगा। ये इक्वेशन नंबर हो गई 9। तो देखिए अब आपके पास में कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक तो EEQ क्या है, एक ये REQ क्या है, और एक ये करंट कितनी है। तो इस तरीके से हम तुल्य परिपथ में प्रवाहित धारा और आंतरिक तुल्य आंतरिक प्रतिरोध और तुल्य विद्युत वाहक बल हम ज्ञात कर सकते हैं। अब यहां से हम कुछ स्पेशल केस लेना चाहेंगे कि मान लें कि n एक समान सेल और परिपथ में जुड़े हुए हो, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, तो n समान सेल जुड़े हुए हों तो उसके लिए हमारे पास में जो है, ये आपने नोट कर लिया होगा, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं यहां से जिससे कि हम स्पेशल कंडीशंस को हम नोट कर सकें। देखिए क्या है, यहां हमारे पास में यदि समांतर क्रम में n सेल यदि जुड़े हुए हैं तो फिर टर्मिनल जो वोल्टता है वो तो हमारे पास में जो है सभी सेलों का EMF E होगा। तो EEQ की वैल्यू तो E के बराबर हो जाएगी और REQ की वैल्यू R/N हो जाएगी, n सेल हो तो। इसे हम रियलाइज कर सकते हैं दो सेल लेकर के। कैसे देखिएगा, यदि दो सेल आइडेंटिकल है, एक समान होते तो उन दोनों का EMF, एक बार ये उतारना नहीं है, इसको आपको समझना है। ये ऊपर वाली चीज, मैं दो सेल ले रहा हूं, दोनों का EMF सेम है तो E1 इक्वल E2 और R1 इक्वल R2 इक्वल E और ये इक्वल R। यदि मैं यहां रख दूं ये मान तो ER प्लस में ER अपॉन में R प्लस R अपॉन में R प्लस R इंटू R अपॉन में कितना हो जाएगा R प्लस R। यदि मैं इसको सॉल्यूशन करता हूं तो ये I क्या बनी, दो सेलों के लिए ये बन गई 2ER, ऊपर वाला सोल्व करें 2ER अपॉन में 2R अपॉन में R प्लस में R स्क्वायर अपॉन में 2R। तो एक R से एक R क्या हो गया, कैंसिल, और यहां से 2 से 2 कैंसिल हो गया, R से R कैंसिल हो गया, तो बच गया E अपॉन में R प्लस कितना रह गया R/2 क्योंकि एक R कट गया, यहां दो थे, R स्क्वायर था तो एक R इससे कैंसिल हो गया तो ये R/2। तो मैंने दो सेल लेकर के, और इस समीकरण की क्या स्थिति बनती है, कब, जब उनके विद्युत वाहक बल सेम हो। तो मैं दिखा सकता हूं कि यहां E का तो E ही रहा, ऊपर तो इसकी जगह तो E ही रहा, लेकिन R प्लस ये दो सेल लिए थे तो R/2 हो गया। लेकिन सपोज करो कि n सेल होते तो भी ये आपके पास में E का E रहता, लेकिन ये वैल्यू n की जगह 2 की जगह n हो जाती। ये बात आपको समझना जरूरी है, ठीक है। तो फिर मैं यहां पर, यदि आपने ये क्लियर हो गया तो मैं इस बात को n सेलों के लिए बोल देता हूं। देखिए कैसे आएगा, यदि परिपथ में कंडीशन ले रहे हैं, यदि इसे हम इक्वेशन नंबर 9 दे दें और इसे हम 10 दे देते हैं। चलिए, यदि
परिपथ में स्मॉल n एक समान सेल समांतर क्रम में संयोजित हों तब समीकरण 9 से, अभी मैंने लॉजिक बताया था, क्या है, E1 बराबर E2 बराबर डैश डैश En बराबर E और अपोन में एवं R1 बराबर R2 बराबर Rn बराबर R संयुक्त हो तब, तो हम लिख सकते हैं ये बात। तब समीकरण 9 से, फिर उसी से 9 से ये वैल्यू आ जाएगी I बराबर, ये तो E का E ही रहेगा ऊपर, अपोन में R प्लस R बाई N हो जाएगा। और इसी चीज को हम लिख सकते हैं I बराबर NE अपोन में NR प्लस में R। ये तुम्हारे पास में करंट की वैल्यू आ जाएगी, इसे हम 11 कह देते हैं। यदि n एक समान सेल परिपथ में जुड़े हुए हों तब आपके पास में धारा का मान समीकरण 11 से हम दे सकते हैं। क्लियर? लेकिन अब यहां से और कंडीशन लगा दें, क्या कि एन आर ग्रेटर देन हो किससे, स्मॉल आर से, तब क्या होगा। तो आपने ये नोट कर लिया होगा, मैं यहां से इसको रिमूव कर रहा हूं। तो देखिए क्या है, यदि एन आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन इन कंपेरिजन ऑफ स्मॉल आर, तब एन आर नगण्य मान सकते हैं, तो फिर समीकरण 11 से, बोलो क्या आएगा, I इक्वल एन ई नहीं सॉरी एन आर नहीं स्मॉल आर, तब आर स्मॉल आर नगण्य मान सकते हैं। तो समीकरण 11 से क्या आएगा, I एन ई अपॉन एन आर, स्मॉल आर को नगण्य मान लिया, एन से एन कैंसिल हो गया, I बराबर ई बटे में आर आ गया। ये समीकरण नंबर बन गई 12। और रिजल्ट क्या निकला कि यदि हमारे पास में ये प्रतिरोध ज्यादा है तो उस केस में हम ये कह सकते हैं कि धारा का मान जो है वो सेलों की संख्या पर निर्भर नहीं करेगा, एक सेल से भी उतनी धारा बहेगी और n सेल लगाएंगे उनसे भी उतनी ही धारा बहेगी। लेकिन एक बात और है, क्या, यदि एन आर इज वेरी वेरी लेस देन इन कंपेरिजन ऑफ स्मॉल आर, तब वही, तब मैं इसको यहां लिख रहा हूं कि आप इक्वेशन टू इक्वेशन उतारते हुए चलना। देखिए क्या है, यहां हम किसको नगण्य मान सकते हैं, तब एन आर को नगण्य मान सकते हैं, ठीक है। तब एन आर नगण्य मान सकते हैं। तो फिर एक बार फिर से समीकरण 11 से, तो फिर ये आपके पास में क्या रह जाएगा, जो है एन आर इज वेरी वेरी लेस देन स्मॉल आर, तब हम ये कह सकते हैं कि I इक्वल एन ई अपोन में सिर्फ R रहेगा, और ऐसी स्थिति के अंदर सेलों की संख्या बढ़ाने पर धारा का मान बढ़ेगा, ठीक है। ऐसी स्थिति में सेलों की संख्या बढ़ाने पर किसका मान बढ़ेगा, धारा का मान बढ़ेगा। तो ये जो है हमारे पास में रिजल्ट्स हो गए, इनको आप नोट कर लीजिएगा। पहले वाले केस में जो है वो I इक्वल ई अपोन आर, और ये इसमें एन ई अपोन में आर हो जाएगी। तो फिर
ये आपका सेलों का जो है वो कौन सा क्रम, समांतर क्रम जो है वो कंप्लीट हो जाता है। तो फिर अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। लेकिन आज का लेक्चर यहीं तक है। थैंक यू।